हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 1 मिनट। हाँ जी। तो आज की इस क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, और हमारा टॉपिक रहेगा महासागरीय नीतल का उचावाच। यानी आज के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके महासागरीय नीतल से रिलेटेड रहेंगे, यानी महासागरों की तली से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन आता है, ग्रेट बैरियर स्थित है। ग्रेट बैरियर कहाँ पर है आपको ये बताना है। जापान सागर, उत्तरी सागर, आर्कटिक सागर, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट। तो देखो, जो ग्रेट बैरियर है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और कैसी प्रवाल भित्ति है? अवरोधक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति तो आपको पता है ना, समुद्र में जो जीव होता है, समुद्री जीव, उसके मरने से, उसके अस्थि पंजरों के जुड़ने से एक चट्टान की तरह आकृति बन जाती है। ये जीव एक दूसरे के ऊपर जमकर एक चट्टान की तरह आकृति बना देते हैं, और इसे ही बोलते हैं प्रवाल भित्ति। और अगर इसकी बात करें ग्रेट बैरियर की, तो भाई इसकी जो लंबाई है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट में 2000 किलोमीटर है लंबाई है, और चौड़ाई इसकी 16 से 144 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो देख लो, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। क्वींसलैंड में पड़ती है ये, क्वींसलैंड के तटीय एरिया पर। 2000 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, 16 से 144 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है। चलिए देखते हैं। कथन है, एटोल की स्थिति वृत्ताकार होती है। आर तर्क है, प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर की गहराई तक पाया जाने वाला प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखो, अगर हम इसकी बात करें तो एटोल की आकृति वृत्ताकार होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और भाई प्रवाल भित्ति का जो निर्माण होता है 1280 मीटर की गहराई तक पाया जाने वाला जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ना, ये काफ़ी गहराई तक होती हैं, और ये इतनी गहराई तक पाया जाना कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिखाता है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, पर एटोल और इनका आपस में कोई संबंध है, लग ही नहीं रहा। ये दोनों जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट से तर्क निकल ही नहीं रहा। ठीक है, स्टेटमेंट का ये तर्क है ही नहीं कि वृत्ताकार क्यों है, ये चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आता है भाई, कर्माडेक खाई यानी ट्रेंच कहाँ पर स्थित है। जो कर्माडेक खाई या ट्रेंच है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर, या उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। तो जो कर्माडेक खाई पड़ती है प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर के भी जो आपका पड़ता है ना चीन जापान वाला एरिया, वहाँ पर पड़ती है। तो वो तो है दक्षिण और पश्चिमी वाला एरिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे गर्त हैं प्रशांत महासागर में। जैसे एक आता है भाई आपका एल्यूशियन गर्त, क्यूराइल गर्त, फिलिपाइन गर्त, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त का तो आपको पता है, ये संसार की सबसे गहरी खाई है। 11,033 मीटर के लगभग इसकी डेप्थ है। ठीक है, और आटाकामा गर्त, ये जितने भी ट्रेंच है, जितने भी गर्त है, खाई हैं, ये सारी प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किस वक्र के रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में हद से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। देखो, उच्चतादर्शी वक्र, आवर्ती वक्र, ओजाइव या संचयी आवर्ती वक्र, फ्रेज वक्र। तो राइट आंसर है उच्चतादर्शी वक्र। तो जो हमारा भूपृष्ठ है, भूपट्टी है, उसकी एवरेज जो हाइट है या उसकी डेप्थ है, इसके एरिया को जिस वक्र के रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे उच्चतादर्शी वक्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सेंट पाल कटक स्थित है। सेंट पाल जो कटक है वो कहाँ स्थित है भाई? अटलांटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, या भूमध्य सागर में है। तो सेंट पाल कटक पड़ती है आपकी हिंद महासागर में। सेंट पाल कटक हिंद महासागर में पड़ती है। उसके अलावा हिंद महासागर में और भी कटक है, जिसे जैसे लक्षद्वीप, चागोस कटक भी है लक्षद्वीप आइलैंड के पास। 90 डिग्री पूर्वी कटक है, प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक है। तो ये सारी कटक आपके हिंद महासागर में ही पड़ती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? आपको बताना कौन सा सागर सबसे कम गहरा, उत्तरी सागर, काला सागर और भाई आपका बाल्टिक सागर या पीत सागर। तो देखो अगर इन ऑप्शंस की ओर ध्यान दे तो इनमें सबसे कम गहरा सागर है भाई पीत सागर, पीला सागर। ठीक है, तो सबसे कम गहरा सागर इनमें कौन सा है? पीत सागर है, पीला सागर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, पाइक्लोक्लाइन का संबंध महासागरीय डैश से है। जो पाइक्लोक्लाइन है वो क्या दर्शाता है? तो जो पाइक्लोक्लाइन होती हैं ये घनत्व दिखाती है समुद्र के अंदर, तो महासागरीय घनत्व से रिलेटेड है ये वर्ड पाइक्लोक्लाइन वर्ड। ठीक है, पाइक्लोक्लाइन शब्द महासागरीय घनत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, सामरिक अवस्थिति दिखाने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको मिलाता है? तो जो जिब्राल्टर जल मध्य, देखो जिब्राल्टर की जल संधि या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, ये आपको पता है यूरोप और अफ्रीका को दिखाता है। ठीक है, अब देखो यूरोप में तो जापान सागर आएगा नहीं, पीत सागर, तो ये ऑप्शन गलत। पोर्ट शहीद और सवेज ये भी गलत। अंध महासागर और भूमध्य सागर, तो भाई ये करेक्ट हो सकता है। आपके देखो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ती है जिब्राल्टर की जल संधि, अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के स्पेन से जोड़ती है, यानी यूरोप प्लस अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि, आपके स्पेन प्लस मोरक्को जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर प्लस अंध महासागर जिब्राल्टर जल संधि। इसके साथ साथ जो ये जिब्राल्टर जल संधि है इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, यानी की ऑफ भूमध्य सागर के नाम से भी ये जाने जाती हैं। वहीं अगर जापान सागर और पीत सागर की बात करें तो इनको भी एक जल संधि जोड़ती है जिसका नाम है कोरिया जल संधि। क्या नाम है? कोरिया जल संधि। और ठीक है, तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर कोरिया जल संधि जापान सागर प्लस पीत सागर और जिब्राल्टर जल संधि भाई अंध महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से परवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो भाई इसके अगर प्रतिपादित की बात करें चार्ल्स डार्विन, डेविस, मुर्रे, कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, डेली महोदय। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय का था। ठीक है, जॉन मुरे की बात करें तो जॉन मुरे ने दिया था स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत जॉन मुर्रे का था भाई, स्थिर स्थल सिद्धांत जॉन मुर्रे का था। ठीक है, और आपके डेविस का था अपर्दन चक्र, भुआ कर्तिक अपर्दन चक्र। डेविस की त्रिकुट भी आती है। ठीक है, डेविस की त्रिकुट भी आती है, प्रक्रम संरचना अवस्था, और डार्विन का अवतलन सिद्धांत। तो ये सारे थ्योरी मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जों में चूना प्रधान कौन से हैं? तो चूना प्रधान यानी जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो बताना। ये सारी उज्ज समुद्र के अंदर मिलती हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर भाई टेरोपोड में भी चूने की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ग्लोबिजेरेना में नहीं, डाइटम में भी नहीं, सॉरी ग्लोबिजेरेना में होगी, रेडियोलेरियन में नहीं मिलती, ग्लोबिजेरेना में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट रहेगा। टेरोपोड और ग्लोबिजेरेना में चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनकी रचना में एक चीज़ होती है फोरमिनीफेरा, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और चूने की मात्रा ज़्यादा होने के कारण है ना ये आपके अधिक गहराई में भी नहीं मिलते। और ठीक है, चूना प्रधान पंख ये आपके ज़्यादा गहराई में नहीं मिलते, समुद्र में ऊपर ही मिलते हैं। और चूना प्रधान पंख को 2 भागों में बांटती हैं, एक तो टेरोपोड, एक ग्लोबिजेरेना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, परवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित अवतलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखो मैंने अभी आपको बताया अवतलन सिद्धांत किसने दिया, बताया था ना अभी, डार्विन महोदय ने दिया था भाई अवतलन सिद्धांत। परवाल भित्ति के निर्माण से था ये, कोरल रीफ के निर्माण से। डार्विन ने 1857 में परवाल भित्ति की रचना के इस सिद्धांत को जो सागर है समुद्र के तली के अवतलन के आधार पर प्रतिपादित किया था। ठीक है, मुर्रे का मैंने अभी बताया था आपका स्थिर स्थल सिद्धांत मुर्रे ने दिया था। तो डार्विन ने 1857 में दिया था अवतलन का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है भाई ये कुछ आपके गर्त हैं और इधर महासागरों के नाम हैं, आपको बताना है कौन सा गर्त किस महासागर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंडा गर्त का तो देखो सबको पता है हिंद महासागर में है, तो हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी पश्चिमी कुछ नहीं दिया हुआ, एक ही है, तो पूर्वी हिंद महासागर सुंडा गर्त।
मेरियाना गर्त का भी सबको पता है प्रशांत महासागर में है, बट प्रशांत महासागर के किस पार्ट में पड़ता है ये आपको बताना है। तो भाई जो आपका मेरियाना गर्त पड़ता है वो फिलीपींस के आसपास पड़ता है। तो दक्षिणी और उत्तरी की बात करें तो हमारा किस में पड़ेगा, मेरियाना गर्त पड़ेगा हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। और पोर्टोरिको गर्त पड़ता है आपका अंध महासागर में। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आंध्र नहीं है, अंध है, अंध यानी अटलांटिक महासागर। तो पोर्टोरिको पड़ता है भाई अटलांटिक महासागर में। अटाकामा गर्त या जो गड्ढा है ये पड़ता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो सुंडा गर्त हिंद महासागर, पूर्वी हिंद महासागर, मेरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर, पोर्टोरिको और ये प्यूर्टोरिको भी बोलते हैं इसको। देखो पोर्टोरिको लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, प्यूर्टोरिको भी बोलते हैं। और प्यूर्टोरिको जो होती है वो अंध महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम है, ठीक है। अटाकामा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है? जैविक निक्षेप, स्थलजात निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप या उल्का निक्षेप? तो भाई आपको बताना किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक एरिए पर विस्तारित है। तो अगर महासागर की तली में बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिए पर आपके जैविक निक्षेप है। इनको भी आगे चलकर कुछ भागों में बांटते हैं जैविक निक्षेप को, चूना प्रधान यानी चूना पत्थर और नंबर 2 आपका सिलिका प्रधान। तो चूना प्रधान जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है और सिलिका प्रधान जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये चूने प्रधान में तो आगे चल के आपके 2 पार्ट और हो जाते हैं, ग्लोबिजेरिना और टेरोपोड उज, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। और सिलिका प्रधान में भी आपकी 2 आती हैं, डाइटम उज और रेडियो लेरियन उज। तो डाइटम और रेडियो लेरियन ये दोनों सिलिका प्रधान उज होती हैं। चूना प्रधान पंख में आते हैं ग्लोबिजेरिना और आपके टेरोपोड उज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महासागरीय मगन तट की गहराई कितनी होती है? तो देखिए गाइस, महासागरीय जो मगन तट की गहराई होती है वो होती है आपकी 30 मीटर से 600 मीटर। महाद्वीपों के किनारों का जो भाग महासागर के जल में डूबा रहता है, देखो किनारे का जो पार्ट, जैसे ये महासागर का किनारा है, ठीक है, ये इतना तो बाहर है बट इतना पानी, इतना जो किनारा है वो डूबा हुआ है, तो ये होगा आपका मगन तट। इसे क्या बोलेंगे? मगन तट, महासागरीय मगन तट। तो महाद्वीपों का जो पार्ट समुद्र में डूबा रहता है किनारे का उसे महासागरीय मगन तट कहते हैं। ये जो ढाल होता है, ये ढाल भी पूछा जाता है कितने से कितने डिग्री तक होता है, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक ये ढाल होता है। और इसकी गहराई पूछी जाए तो भाई 100 से 180 फैदम तक इसकी गहराई होती है। तो 100 फैदम से 180 मीटर तक इसकी गहराई होती है। तो राइट आंसर इसका रहेगा, इनकी अगर गहराई की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो 30 मीटर से 600 मीटर रहेगा। 30 मीटर से 600 मीटर तक महाद्वीपीय मगन तट की गहराई पाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन आपको कुछ महासागरीय गर्त दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, आपको बताना कौन सा गर्त किस में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टोंगा गर्त। टोंगा गर्त पड़ता है भाई आपके दक्षिणी प्रशांत में, बिल्कुल करेक्ट है ये टोंगा गर्त। चैलेंजर गर्त पड़ता है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त। रोमांश गर्त पड़ता है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, रोमांश गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर। नरेश गर्त पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो टोंगा पड़ता है दक्षिणी प्रशांत में, चैलेंजर पड़ता है उत्तरी प्रशांत में, रोमांश पड़ता है दक्षिणी अटलांटिक में, नरेश पड़ता है उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे गर्त पड़ते हैं, ये लर्न रखना। आपको पता है पीजीटी में चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप या नेट दे लो, ये आपके जो गर्त हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है? तो सबसे अधिक गहराई वाले भाग में कौन सा पार्ट पाया जाता है? लाल मृत्तिका, डाइटम पंख, हरा पंख, लाल पंख। तो राइट आंसर इज लाल मृत्तिका। सबसे अधिक गहराई वाले भाग में लाल मृत्तिका पाया जाता है। इसमें देखो लाल मृत्तिका तो लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसीलिए इसका रंग भी लाल होता है। इस मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी पदार्थ में विघटन से होती है और यह पदार्थ नदियों और पवन द्वारा बहाकर सागरों में इकट्ठा किया जाता है। इस मृत्तिका के निर्माण में ज्वालामुखी के द्वारा निक्षेप के अंश होते हैं, कुछ लोहा, सिलिकेट, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका ये सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो लाल मृत्तिका आपकी सबसे ज़्यादा गहरे समुद्र वाले पार्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
परवाल विरंजन परिणाम है। जो परवाल विरंजन किस चीज़ का परिणाम है, किससे बने हैं ये, क्या किसका रिजल्ट है परवाल विरंजन। तो देखो परवाल विरंजन का मीनिंग समझ लो पहले तो होता क्या है। तो विरंजन का मीनिंग होता है भाई परवाल का नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो परवाल जो विरंजन है वो किसकी वजह से, यानी परवाल जो ख़त्म हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं भाई हमारे जो क्लाइमेट का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है उनकी वजह से। तो भूमंडलीय उष्मन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। भूमंडलीय उष्मन का परिणाम है परवाल विरंजन, क्योंकि परवाल के डेवलपमेंट के लिए 20 से 21 डिग्री जो टेम्परेचर है वो होना आवश्यक है। परवाल की उत्पत्ति और विकास के लिए भी उथला सागर होना चाहिए, यानी इतना ज़्यादा गहरा सागर नहीं होना चाहिए। ये कम ऊंचाई पर ही बनते हैं परवाल। पर जब आपका क्लाइमेट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघलकर ये इनको बहा ले जाती है गहरे समुद्रों में और ये परवाल विरंजन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, परवाल भित्तियाँ। परवाल भित्तियाँ बनी होती हैं, डैश की बनी होती हैं। तो परवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं आपको ये बताना है। कोरल पोलिप्स, रेडियोलेरियन, डाइटम पंख या कैल्शियम युक्त पंख। तो जो परवाल भित्तियाँ बनी होती है वो आपकी कोरल पोलिप्स की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, कोरल पोलिप्स। देखो ध्यान से समझ लो एक बात, परवाल जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े परवाल के जो भी आप लगा लो, इनके जो अस्थि पंजर हैं इनके आपस में मिलने से ही समुद्र में एक सतलाकृति बनती है जिसे परवाल भित्ति कहते हैं। ये चूना पत्थर और डोलामाइट जैसी अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं, ठीक है। कोरल पोलिप्स ये आपके स्वयं एक अपने द्वारा ही एक बनाते हैं चूने की खोल सी बनाते हैं और इस चूने की खोल में ये सारे रहते हैं। और इन कीटों के शरीर पर बहुत सारे पादप यानी शैवाल रहते हैं जो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। तो वो असंख्य पादप शैवाल रहते हैं इन कोरल पोलिप्स के शरीर के ऊपर ही। तो ये सारा समुद्र के अंदर अलग अलग तरीके की वैरायटी के आपके जीव जंतु देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है, यानी आपको बताना है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, 1013.25 मिलीबार दबाव डाला जाता है सागर तल पर वातावरण द्वारा। महासागरों की अगर हम बात करें तो महासागरों की जो एवरेज डेप्थ है यानी जो औसत गहराई है, महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर है। कितनी है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, 3800 मीटर है। वहीं अगर हम लैंड वाले पार्ट की बात करें तो स्थलीय भागों की औसत ऊंचाई कितनी है भाई, 840 मीटर है। तो महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थलीय भागों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। स्थलीय भागों की ऊंचाई और महासागरों की गहराई, ठीक है, महासागरों की गहराई और जो स्थलीय भाग है लैंड वाले पार्ट है उनकी जो ऊंचाई होती है उसको एक वक्र के द्वारा मापा जाता है, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया भी है क्वेश्चन में। वक्र का नाम है भाई उच्चता दर्शी वक्र। इस वक्र के द्वारा महासागरों की गहराई का पता लगाया जाता है और आप गहराई और स्थल की जो ऊंचाई है उनको प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एटोल। एटोल सर्वाधिक संख्या में स्थित है। एटोल सबसे ज़्यादा आपके किस महासागर में है, क्वेश्चन ये है। एटोल की बात करें भाई तो एटोल आपके सबसे ज़्यादा पड़ते हैं प्रशांत महासागर में। किस में पड़ते हैं, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा एटोल देखने को मिलते हैं। जो आपका प्रशांत महासागर में नहीं है, हवाई द्वीप बिल्कुल इसके बीचों बीच प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप जहाँ पर ज्वालामुखी भी ज़्यादा आते हैं उनके निकट हैं आपके एटोल। फिजी एटोल, कैरोलाइन द्वीप के निकट कुक एटोल और एलिस द्वीप के निकट फुनाफुटी एटोल। तो देखो ये 4 एटोल है, एक तो सिंपल है विकनी एटोल, एक फिजी एटोल, एक आपका कुक एटोल और एक आपका फुनाफुटी एटोल। चारों एटोल आपके प्रशांत महासागर में हैं। तो एटोल सबसे ज़्यादा आपके कहाँ मिलते हैं, ये प्रशांत महासागर में। देखो एटोल कंफ्यूज मत होना, ये परवाल है, परवाल भित्ति का ही एक टाइप है। इसमें आपके जो परवाल है कुछ ऐसे कुंडलाकार वाली शेप में जमा हो जाते हैं, ठीक है। कुंडले यहाँ जमा हो गए, यहाँ जमा हो गए, ठीक है। तो कुंडलाकार शेप में जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये भी परवाल भित्तियों से रिलेटेड है। तटीय परवाल भित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती है यानी लगी हुई होती हैं। दूसरा है बी, अवरोधक परवाल भित्तियाँ स्थल से लैगून द्वारा अलग होती है। सी, ग्रेट बैरियर रीफ न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में है। डी, एटोल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है। तो आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है
ऑप्शन देखते हैं भाई। अच्छा, हमें सही 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 बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से कथन हमारे सही है। तो चलिए देखो भाई, तटीय प्रवाल भित्तियाँ स्थल की सीमा से सटी होती है, ये कथन गलत है। बिल्कुल आपके किनारों से लगी हुई नहीं होती प्रवाल भित्तियाँ, तटीय प्रवाल भित्तियाँ कोस्टल एरिया पर होती ज़रूर है, पर बिल्कुल सीमा से सटी हुई यानी चिपकी हुई नहीं होती। अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ स्थल से लैगून द्वारा अलग होती है। एक लैगून होता है समुद्र में, आप सबने पढ़ा है ना लैगून। लैगून क्या होता है? जब आपकी जो मलबा है समुद्र के किनारे से लेकर समुद्र के अंदर एक लंबी रेखा के रूप में जम जाता है तो उसे लैगून कहते हैं। तो लैगून और से स्थलीय एरिया से मिली होती है, ये कथन करेक्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ आपके न्यू साउथ वेल्स के पूर्व में है, बिल्कुल करेक्ट। और एटोल एक मुद्रिका, देखो आ गया ना मुद्रिका, गोल यानी गोलाकार यानी कुंडलाकार, तो एटोल एक मुद्रिका आकार का द्वीप होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी डी। ए गलत है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, नदी का नाम बताना है और मुहाने पर जलाशय का नाम बताना है। ओरिनिको, नाइजर, वोल्गा, आमूर, ये सारे रिवर हैं और यहाँ पर जलाशय हैं। आपको बताना है आई थिंक कौन सी रिवर किस जलाशय में आखिरी में गिर जाती है या मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर आपके अंध महासागर में गिरती है। देखो ओरिनिको आपके वेनेजुएला के आसपास बहती है, ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाइजर। नाइजर जो रिवर है आपकी भाई वो गिनी के तट पर, देखो नाइजर जो अफ्रीका की रिवर है नाइजर रिवर, ठीक है, अब गिनी की खाड़ी के तट पर वो गिरती है। वोल्गा रिवर यूरोप की फेमस रिवर है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। आमूर रिवर प्रशांत महासागर में गिरती है, कहाँ पर? प्रशांत सागर में, ठीक है। तो ओरिनिको नदी का जो उद्गम माना जाता है कोलंबिया कंट्री मानी जाती है। पूर्वी एंडीज जो पर्वतमाला है ना दक्षिण अमेरिका में, वहाँ से निकलकर ये अंध महासागर में गिर जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा जो एंजिल वाटरफॉल है, एंजिल जो वाटरफॉल है वो ओरिनिको की सहायक नदी आती है कैरो नदी पर ही है। कैरो भी बोल देते हैं, करोनी भी बोल देते हैं, तो ये सारे इसी का नाम है। और वहीं अगर नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी का उद्गम भी आपका सिएरा लियोन गिनी की सीमा पर स्थित है और गिनी की खाड़ी में ही ये गिर जाती है। वोल्गा नदी रूस से निकलती है भाई, रूस का बेलारूस का पठार होता है और कैस्पियन सागर में गिरती है। आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सपाट शिखर वाले समुद्री टीलों को क्या कहते हैं? भाई ये लगा लो, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चंस है, हद से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो भाई सपाट शिखर वाले समुद्री टीलों को क्या कहा जाता है? यानी देखो क्वेश्चन समझो क्या पूछ रहा है। सपाट है, सपाट यानी समतल है, शिखर कैसा है? समतल है, और समुद्री टीला है, तो समुद्री टीला यानी समुद्र के अंदर है। तो ये भी क्वेश्चन ये भी इस तरीके से भी आ जाता है कि ये बताइए सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? तो आंसर एक ही रहेगा, गयोट, गयोट ही बोलते हैं इसको, वैसे तो गुयोट लिखा हुआ है यहाँ, नीमगन द्वीप भी बोलते हैं, बट आप जाओगे गयोट की ओर, ठीक है। तो महासागरों में जो गयोट होते हैं वो महासागरीय आप पर्वत कह सकते हो, इन्हें पर्वत शिखरों की बात ही होती हैं। इनका जो शिखर होता है, चोटी होती है, बिल्कुल सपाट होता है, समतल होता है। जो परवाल होते हैं, परवाल का निवास स्थान गयोट पर ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित फिर हमें सुमेलित करना है और सही उत्तर को चूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ आपको मध्य महासागरीय कटक दी गई हैं और फिर इसके साथ साथ भाई कुछ सागर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी कटक और कौन सा सागर। तो कार्लसबर्ग कटक सबसे पहले दी गई है, कार्लसबर्ग कटक। जो कार्लसबर्ग कटक पड़ती है वो हिंद महासागर में पड़ती है। किस में पड़ती हैं? हिंद महासागर में पड़ती है। मध्य अटलांटिक कटक ये तो सबको ही पता होगा। मध्य अटलांटिक कटक आपकी किस में पड़ती हैं? अटलांटिक महासागर में पड़ती हैं। ये रहा फोर्थ, अटलांटिक महासागर, मध्य अटलांटिक कटक। ईस्ट पैसिफिक राइज, ईस्ट पैसिफिक राइज पड़ता है भाई आपके प्रशांत महासागर में। देखो पैसिफिक को हिंदी में प्रशांत ही तो कहती हैं। अंटार्कटिका कटक तो अंटार्कटिक महासागर में। यह आसान सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट इसमें याद करने वाला ये है कार्लसबर्ग कटक, हिंद महासागर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री तलीय आकृतियों से और महासागर दिए गए हैं। अगेन हमें बतानी है कौन सी रिज यानी कटक से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। साक्रोटा चागोस रिज कहाँ पर पाई जाती है भाई? ये
साक्रोटा, चागोस रिज ये पाई जाती है आपके हिंद महासागर में। ठीक है। स्वीट्समबर्गेन रिज, ये स्वीट्समबर्गेन रिज है आपकी आर्कटिक महासागर की। मिड अटलांटिक रिज ये पड़ती है अटलांटिक महासागर में, और कोकोस रिज पड़ती है आपके प्रशांत महासागर में। तो ये 4 कटक थी, इन चारों को लर्न कर लेना। जो भी अगर आपको न्यू लगता है ना तो उसे साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में, स्वीट्समबर्गेन रिज किस महासागर में है, ठीक है, तो आर्कटिक में। आपके सामने इस क्वेश्चन में 3 नए क्वेश्चन है। साक्रोटा, चागोस रिज, वैसे तो ये बार बार आ चुका है, चागोस हिंद महासागर में। कोकोस रिज आपके प्रशांत महासागर में। मिड अटलांटिक रिज जो कि एस आकार की कटक है, संसार की सबसे लंबी कटक है। ठीक है, ये है मिड अटलांटिक रिज यानी मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से भूभाग से समुद्र के लिए कौन सा अनुक्रम सही है। आपको बताना है कौन सा अनुक्रम बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर देखें भूभाग से, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय ढाल, फिर समुद्री मैदान, फिर समुद्री गहराई, फिर शेल्फ। ये बिल्कुल गलत है, लास्ट में गहराई आती है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, फिर समुद्री मैदान और फिर गहराई, ये ठीक हो सकता है। लास्ट में गहराई भी है और पहले समुद्री मैदान भी आता है, ये हमारा हम रखते हैं। ठीक है, गहराई पहले ही दे दिया, बिल्कुल गलत। गहराई बीच में दे दिया, बिल्कुल गलत। देखिए सबसे पहले होते हैं आपके महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक है, शेल्फ के बाद आता है आपका ढाल, फिर आते हैं आपके समुद्री मैदान समुद्र के अंदर, फिर आती है महासागरों की गहराई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट आता है भाई आपका, आई थिंक ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं दोबारा। सुंडा गर्त, भाई मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, हिंद महासागर में पड़ता है सुंडा गर्त। मेरियाना गर्त आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त आपकी अंध महासागर में है, मिस प्रिंट है। अटाकिमा गर्त आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। मेरियाना आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में है, अटाकामा दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूर्टो रिको आपका अंध महासागर। नेक्स्ट आते हैं, फिर दोबारा से आपके सामने महासागरीय खाई है और अब की बार मीटर में गहराई दी गई है। आपको बताना है कौन सी खाई कितने मीटर गहरी है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन सी कितनी गहरी है। टोंगा गर्त कितना गहरा है। तो टोंगा गर्त की बात करें तो टोंगा गर्त की जो गहराई है भाई एग्जैक्ट तो 10,882 है, तो यहाँ पर 10,880 दी गई है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्यूराइल कमचटका की गहराई है भैया आपकी एग्जैक्ट 10,498, बट यहाँ पर दी गई है 10,500, तो हम राइट आंसर पर जाएंगे 10,500। फिलीपींस की गहराई होती है 10,575, यहाँ पर 540 दी गई है, तो ये राइट आंसर रहेगा। रोमांस की 7,760 ही है। ठीक है, तो ये चारों हैं और इन चारों की डेप्थ आप लिख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चैलेंजर, सुंडा, वालीडिविया और टोंगा। देखो जो चैलेंजर है वो आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में है, बिल्कुल करेक्ट। सुंडा आपके उत्तरी हिंद महासागर में पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट। वाल्डिविया की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पड़ती है, ये भी कटक, बिल्कुल करेक्ट। टोंगा भाई अभी मैंने आपको पढ़ाया, जो टोंगा है वो आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ता है, यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर दे रखा है, तो टोंगा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में आएगा। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे लास्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आज की वीडियो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताना। ठीक है, और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आपके ऐप में रहेंगे, 10 न्यू प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, तो जितने भी ऐप के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुन लें। सारे क्वेश्चन आप करके जाना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, उसके साथ स्टडी विद दीपा सैनी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर पाए। तो भाई वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेज़ी से कम होता है। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, थर्मोस्फेयर, हेलोस्फेयर, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन। तो देखो ध्यान रखना, थर्मोक्लाइन
थर्मोक्लाइन वह सीमा होती है, वह समुद्री सीमा होती है जहाँ पर आपका टेम्परेचर तेज़ी से कम होता है। ठीक है, थर्मोक्लाइन होती है वो सीमा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जहाँ पर टेम्परेचर तेज़ी से कम होता है। और वहीं अगर समुद्री जल में हम बात करें खारेपन की कि कितना खारा है, तो उस खारेपन की मात्रा को जो प्रदर्शित करती है उस लाइन को कहते हैं आइसोहेलाइन भी कहते हैं और हेलोक्लाइन भी कहते हैं। हेलोक्लाइन भी कह देते हैं और आइसोहेलाइन भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आइसोहेलाइन पूछे कि समुद्र में लवणता की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो आइसोहेलाइन या हेलोक्लाइन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच आपकी पाई जाती है। लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। तो आपको बताना है कथन आपके करेक्ट हैं और सही व्याख्या है या नहीं है। तो देखो, उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है ये कथन। और तर्क क्या देता है कि भाई लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती है, कि मध्य अक्षांशों से अगर आप खारेपन की बात करो ऊंचे अक्षांशों की ओर जाते यानी पोलर एरिया की ओर जाते घटती है। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है, बट ये दोनों आपस में रिलेट तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, आपस में इस कथन से ये तर्क तो नहीं निकला ना, इस लाइन से ये तो नहीं निकली ना ये वाली लाइन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों कथन करेक्ट है बट दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महासागरीय जल में लवणों का सही घटनाक्रम बताइए। तो आपको सही घटनाक्रम बताना है, तो चलिए देखते हैं। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। बिल्कुल गलत, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा नहीं मिलता समुद्र में। मैग्नीशियम क्लोराइड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलता समुद्र में, सबसे ज़्यादा मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो 2 में सोडियम क्लोराइड है। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर मिलता है भाई मैग्नीशियम क्लोराइड, फर्स्ट नंबर पर सोडियम क्लोराइड, सेकंड नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये टेबल भी आपको इसी के साथ दे रही हूँ। ये टेबल पीजीटी स्टूडेंट अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। एक बार आप लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया था कि समुद्र में निम्न में से किन तत्वों का सबसे अधिक मिश्रण है, तो इन दोनों को प्लस करके लिख दिया गया था। ठीक है, तो यानी 88% पार्ट किनका मिश्रण है, तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैं छोटी करके आप सबको ये दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई कि लवण है उनको प्रति 1000 ग्राम जल में मापा जाता है। ठीक है, कुल लवणों को प्रति 1000 ग्राम जल में। यहाँ पर देखो आपको प्रतिशत में दे रखी है। सोडियम क्लोराइड 77.8%, समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड मिलता है 77.8%। दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, फिर आपका कैल्शियम सल्फेट 3.6%, फिर पोटेशियम सल्फेट 2.5%। वही अगर हम 1000 पानी में बात करें कि प्रति 1000 ग्राम जल में, तो इनकी मात्रा रहेगी 27.213 और मैग्नीशियम क्लोराइड की 3.807। तो इन दोनों की लर्न कर लोगे वही बहुत है। प्रतिशत में आप सबकी ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में सीक्वेंस में लगाना देता है, तो आपको ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। देखो कुछ नहीं है, पहले सोडियम क्लोराइड है फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, दोनों में क्लोराइड है, पहले सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम अगेन रिपीट होगा, फिर सल्फेट शुरू हो जाएगा, पहले मैग्नीशियम सल्फेट फिर कैल्शियम सल्फेट फिर पोटासियम सल्फेट। बस आपको ये 4-5 लर्न रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस झील की लवणता सबसे अधिक है। आपको बताना है कौन सी झील, इन झीलों में से कौन सी झील सबसे ज़्यादा खारी है। ठीक है, तो देखो भाई सबसे अगर हम बात करें ना, सबसे अधिक लवणता की जो पेटी मिलती है ना हमारे समुद्र में, वो मिलती है 300 से 1000 मीटर की गहराई पर। 300 से 1000 मीटर की गहराई पर सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें ना, तो भाई जैसे जैसे आप 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हो, दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हो, तो आपकी लवणता में कमी देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर कभी भी आपकी अधिक उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ
पर सब ज़्यादा तापमान होता है और ज़्यादा तापमान होने की वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो तापमान ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा, और इसीलिए यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। सबसे उच्च लवणता की बात की जाए ना, तो उच्च लवणता भैया आपके 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लवणता, क्योंकि वहाँ पर इन भागों में उच्च तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण के साथ साथ आपकी जो ह्यूमिडिटी है यानी आर्द्रता है वो भी न्यून होती है, और इसी वजह से यहाँ पर लवणता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहीं अगर हम देखें तो किस झील की लवणता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भाई वॉन लेक। वॉन लेक की जो लवणता है सबसे ज़्यादा खारी होती है वॉन लेक, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ वॉन लेक। हाँ भाई, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस? ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरीके से अपनी बेस्ट तैयारी करने चाहते हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे सबसे रिलेटेड डीपली मटेरियल अब आपका अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। और इन कोर्सेज में आपको बहुत कुछ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एचटेट के लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप अपने पेपर क्लियर करना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी के साथ ज़रूर जुड़िए। अचीवर्स एकेडमी के साथ जुड़कर आप अपने एग्ज़ाम्स को ईजिली क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा का हिंद महासागर से संबंध है? तो चलिए देखते हैं। गर्म जलधाराएँ शुरू हो गई हैं आपकी। गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, अगुलहास की धारा, कनारी की धारा, क्यूराइल की धारा। देखो धारा वाला जो है, मैंने आपको फुल डिटेल में धाराएं पढ़ाई है, धाराएं किस तरीके से हैं, कैसे पाई जाती हैं, ठीक है। तो धाराओं के से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने अलग अलग महासागर की धाराएं यूट्यूब चैनल पर भी डिटेल में पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो धाराओं को। तो देखते हैं भाई। तो देखो, फ्लोरिडा की धारा, कनारी की धारा, ये तो आपकी ठंडी धाराएं हैं, क्यूराइल की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो अगुलहास धारा रहेगा। अगुलहास की जो जल धारा होती है हिंद महासागर में गर्म जल धारा है। दक्षिणी विषुवतीय रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसके पश्चिम में जाने के बाद 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक भाग तो भाई अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से गुजरता है, जिसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। दूसरा भाग मेडागास्कर जो आइलैंड है उसके पूर्व से जाता है और पूर्व से गुजरता है, जिसे आगे चलकर जो मिल जाता है मेडागास्कर धारा में ही। और दक्षिण में ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, मोजाम्बिक की और मेडागास्कर धारा, और आपस में मिलकर इनका नाम हो जाता है अगुलहास धारा, ठीक है। उसके मेडागास्कर आइलैंड के दक्षिण में, तो यही है वो अगुलहास धारा जो मैंने डिटेल में आपको पढ़ा भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एटोल की आकृति वृत्ताकार होती है और परवाल भित्ति का निर्माण 1200 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखो भाई, बिल्कुल करेक्ट, एटोल की आकृति वृत्ताकार ही होती है और जो परवाल भित्ति का निर्माण है 1280 मीटर की गहराई तक पाई जाती है परवाल मिट्टी और परवाल भित्ति, और कहीं ना कहीं हमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को भी दर्शाती है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए और तथा आर बिल्कुल सही है, बट जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं देता, दोनों कथन एक दूसरे से रिलेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कील नहर को जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कील नहर, या कई बार पूछते हैं कौन से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो आंसर तो हमारा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर रहेगा। कील नहर जर्मनी की एक नहर है जो वेटलैंड प्रायद्वीप को जर्मनी से अलग करती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। यह नहर के बाल्टिक सागरीय तट पर कील शहर और उत्तरी सागरीय तट पर हैम्बर्ग शहर, इन दोनों से भी अवस्थित है, इन दोनों पर अवस्थित हैं, ठीक है। शहर की बात करें तो कील शहर और हैम्बर्ग शहर, ठीक है। सागर की बात करें बाल्टिक सागर प्लस उत्तरी सागर, और जर्मनी की नहर है भाई ये वेटलैंड प्रायद्वीप को प्रायद्वीप से जर्मनी से अलग करती है कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन तर्क और अभिकथन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। अभिकथन है, निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्रों में समुद्री जल जमता नहीं है। तर्क है, गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। तो देखो, अगर हम इसकी बात करें निम्न अक्षांशों में यानी 0 डिग्री के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास गहरे शीत क्षेत्र में आपका समुद्री जल जमता नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ये कथन। बट अगर हम यहाँ देखें, गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है, ये कथन आपका, ये तर्क जो है वो बिल्कुल रोंग है, ठीक है। वो दबाव में रहता है, ठीक है, दबाव में
रहता है। तो आपका कथन ए तो सत्य है, बट कथन जो आर है वो बिल्कुल आपका रोंग है। देखो, ऊंचे अक्षांशों में सतह पर लवणता आपकी कम होती है पोलर एरिया पर, और जैसे जैसे ऊंचे अक्षांशों की बात करें तो गहराई में आप जाते हो ना समुद्रों की, तो लवणता यानी खारापन बढ़ता चला जाता है। वहीं अगर मध्य अक्षांशों की बात करें तो लवणता की वृद्धि 400 मीटर तक होती है, और उसके बाद अधिक गहराई में लवणता की जो वृद्धि है वो कम होती चली जाती है, यानी मध्य अक्षांशों में अधिक गहराई पर लवणता कम देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास बात करें तो भाई वहाँ पर आपका स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण लवणता बहुत कम होती है, कुछ ही गहराई पर अधिक होती है, और तली पर हम बात करें तो पुण्य कम हो जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लवणता के बारे में कौन सा कथन आपको बताना है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बताइए, लवणता सीधा वर्षण से संबंधित होती है, वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, नदी के मुहानों के समीप निम्न लवणता पाई जाती है, उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है, और ध्रुव और भूमध्य सागर भूमध्य रेखा की ओर लवणता कम होती है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि लवणता आपके सीधे वर्षण से संबंधित नहीं होती। वाष्पीकरण जब अधिक होता है महासागरों के पानी में, तब भी आपका खारापन बढ़ जाता है। वाष्पीकरण से समुद्र का बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जिससे जो पानी बच गया उनमें लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है। और जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर भी आपकी लवणता कम देखने को मिलती है। तो लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, ये कथन आपका गलत है। वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, ये ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध है। हाँ भाई, जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर लवणता थोड़ी कम होने लगती है। और नदी के मुहाने पर समीप निम्न लवणता पाई जाती है। तो अगर नदियों के मुहाने की बात करें वहाँ लवणता कम पाई जाती है। ठीक है, क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि नदी अपने साथ जो स्थलीय एरिया वहाँ से कैल्शियम वगैरह लेके आती है पर्वतों से, तो इस वजह से लवणता जो है वो कम डालती है। नदियों के कीचड़ में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है उष्ण का जीवन में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है। ये भी कथन ठीक है, क्योंकि उष्ण कटिबंध जो एरिया है भाई वहाँ पर आपकी जो लवणता है वो अधिक होती है आपके 23.5 डिग्री करक और मकर रेखाओं के पास, और ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर ये कम हो जाती है। ध्रुवों पर भी कम होती है लवणता, भूमध्य रेखा पर भी कम होती है, कारण मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलाशय में लवणता में वृद्धि निम्नलिखित किसमें परिवर्तन के साथ होती है? तो आपके जो जलाशय होते हैं, तो वाष्पीकरण में वृद्धि और ताज़ा जल के सम्मिश्रण में कमी। हमें क्या बताना है कि लवणता में वृद्धि बतानी है, तो किसकी वजह से होगी? देखो, वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो जो थोड़ा पानी बचा उसमें लवण बढ़ गए, तो बिल्कुल करेक्ट। ताज़े पानी के सम्मिश्रण में कमी, ताज़ा पानी मान लो उस पानी में बहुत कम डाला जा रहा है, तो भी आपका क्या है जो लवणता है वो वृद्धि होगी उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगले भी देख लेते हैं। वाष्पीकरण में कमी, भाई वाष्पीकरण में अगर कमी होगी तो लवणता में भी आपकी क्या होगी? कमी होगी। वाष्पीकरण में कमी, ये भी गलत। वाष्पीकरण में वृद्धि और ताज़े पानी के सम्मिश्रण में वृद्धि। ताज़ा पानी आप ज़्यादा डाल रहे हो तो उसमें ताज़े पानी में आपके लवणता की मात्रा बहुत कम होती है, ताज़े पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अगेन हमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छन्नता और आर्द्रता है। तो देखो, अगर हम देखें भाई भूमध्य रेखीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। मैंने आपको बता दिया बहुत बार कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में महासागरीय लवणता कम होती है, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा होती है, बादल छाए रहते हैं और हवा में नमी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों ही सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या है। कारण भी सही दिया है कि किस वजह से भाई लवणता कम है, क्योंकि भारी वर्षा हो गई, ताज़ा पानी मिल गया, बादल छाए रहते हैं, नमी छाई रहती है, वर्षा होती रहती है, इसी वजह से लवणता बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्न में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सह संबंध को स्थापित किया था? तो किसने महासागरीय जल के रंग और लवणता के बीच संबंध को स्थापित किया? तो वो कौन थे? वो थे भाई आपके अल मसूदी जी। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस भी कहते हैं। अरब का हेरोडोटस के नाम से भी अल मसूदी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ रचनाएं भी थी, और जैसे किताब मुराज अल दहाव, किताब अल तानिया,
किताब अल अखबार अजजमन, किताब अल अस्वात। तो ये सारी इसकी कुछ रचनाएं भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, आपको बताना कितने से कितने डिग्री अक्षांश। ये देखो इस वीडियो मैंने बहुत बार बताया और एग्ज़ाम का भी पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट आता है हमें मैच करना है, कुछ जलधाराएँ दी गई है और हमें कंट्रीज दी गई हैं। तो आपको बताना भाई कौन सी जलधारा किस कंट्री में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी जलधाराओं को। तो सबसे पहले हम्बोल्ट, क्यूरोशिवो, फाकलैंड और अगुलहास। देखो अगुलहास तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया भी है। दक्षिण अफ्रीका में अगुलहास की जलधारा मेडागास्कर के बाद आपस में दोनों मिल जाती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर की जलधारा, अगुलहास की गर्म जलधारा। ठीक है, अब वही हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की जो जलधारा होती है उसे हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हेम्बोल्ट महोदय ने उसको खोजा था। क्यूरोशिवो की जलधारा आपकी जापान के तटीय एरिया पर बहती है। फाकलैंड की धारा आपके अर्जेंटीना में बहती है, ठंडी जलधारा है फाकलैंड की। तो ये था इसकी महासागरीय जलधाराएं और उनकी कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन जलधाराओं से है भाई। आपको दिया गया है लैब्राडोर की जलधारा और आयोशिवो, कनारी और बेगुला। आपको बताना देखो लैब्राडोर की जो जलधारा है वो कहाँ से कहाँ तक बहती हैं। तो जो हमारा इसमें देखो मोरक्को का पश्चिमी तट, देखो मोरक्को के जो पश्चिमी तट की हम बात करें तो मोरक्को के पश्चिमी तट पे तो वही कनारी बहती है। दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेगुएला की धारा बहती है। कनाडा के पूर्वी तट पर आपकी बहती है भाई लैब्राडोर की धारा। कनाडा के पूर्वी तट से पोलर एरिया की ओर से आती है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। कोरिया के पूर्वी तट पर बहती है आपकी आयोशियो धारा, आयोशियो की धारा कोरिया के पूर्वी तट पर। तो ये जलधाराएं आप लर्न रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती हैं अगेन आपकी ये जलधाराएं हैं। अगेन आपको कुछ महासागर दिए हैं, तो बताइए कौन सी जलधारा किस महासागर में है। चलिए देखते हैं। इरमिंगर की जलधारा पड़ती है भाई आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एक छोटी सी जलधारा है, मैंने आपको ये पढ़ाई भी थी इरमिंगर जलधारा। अगुलहास बहुत बार पढ़ा ली। अगुलहास की भाई प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो राइट आंसर रहेगा हिंद महासागर। फाकलैंड की अभी अभी हम करके आए हैं। फाकलैंड की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, एल्यूशियन की जलधारा आपकी प्रशांत महासागर। और वहीं अगर हम बात करें तो एल्यूशियन आपका गर्त भी है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विकसित और विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। तो देखो अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग की तो ये आपकी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड, सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर से होता है। और क्योंकि यहाँ पर विकसित डेवलप और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन दोनों को ये जो वाटरवे है नज़दीक लाता है। बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है विकसित कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच। तो अगर हम देखें कंट्री के बीच आपका ट्रेड तो होता है बट समीप लाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये चीज़ गलत है क्योंकि ये विकसित देशों को समीप लाता है। विकसित डेवलप देखो एक साइड तो पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका, एक साइड पड़ता है यूरोप, तो इन दोनों को ये नज़दीक लाता है। दोनों ही विकसित है, ठीक है, विकसित देश है यानी डेवलप्ड देश हैं, बट डेवलपिंग कंट्री को नज़दीक ये नहीं लाता, बट ट्रेड इससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ए तो सही है बट आर गलत है भाई, आर गलत है। इन्होंने विकासशील जो वर्ड दे दिया ना ये वर्ड गलत है। विकसित ठीक है, विकासशील देश जो वर्ड आया है ये गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है। आपको बताना है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, क्यूरोशिवो, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट। देखो पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट की हम बात करें तो ये भी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, ठीक है। और तो यहाँ पर अगर हम जलधारा की बात करें तो भाई जो पश्चिमी पवन प्रवाह ड्रिफ्ट है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल सीधा बहता है, जबकि ये सारी आपकी जो धाराएं हैं वो आपकी कोस्टल एरिया के आसपास बहती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर सीधा बहता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अंध महासागर की
दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापिस आने के अनुसार सही क्रम है। तो आपको क्रम में लगानी है। देखो अब यहाँ पर वेनेजुएला, ब्राज़ील, दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट और दक्षिणी विषुवतीय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले भाई आती है हमारी दक्षिणी विषुवतीय रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा से ही सारी आपकी धाराएं शुरू होती है। इन्होंने वैसे भी बोला है भूमध्य रेखा से वापस आने के अनुसार, तो स्टार्टिंग से हमने भूमध्य रेखा से ही करनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसी में ही है 4। तो फिर दक्षिणी भूमध्य रेखा के बाद फिर हमारे दक्षिणी हिंद महासागर में आ जाता है भाई दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील देश के पास आती है ब्राज़ील की जलधारा। ब्राज़ील की जलधारा के बाद फिर आपका दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो दक्षिणी अटलांटिक आपका अटलांटिक ड्रिफ्ट आता है। उसके बाद आपका आता है दक्षिण अफ्रीका के तटीय एरिया पर वेनेजुएला की धारा। ठीक है, वेनेजुएला की धारा की वजह से ही कालाहारी डेजर्ट का निर्माण हुआ है आपके अफ्रीका में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्वार पैदा करने वाला बल निम्न में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। आपको बताना है जिसकी वजह से आपकी ज्वार पैदा होते हैं। तो ज्वार किसकी वजह से पैदा होते हैं भाई? ज्वार जो आते हैं ज्वार भाटा समुद्र में, उन पे कुछ बल भी यूज होते हैं, और उन बलों के बारे में आपको बताना है किन दो बलों के बीच का अंतर है। तो चलिए देखते हैं। कोरियलिस बल और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, चुंबकीय दबाव या ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या केंद्र त्यागी बल, जेट स्ट्रीम या घर्षण बल। तो देखो ज्वार जो पैदा होता है एक तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, दूसरा होता है भाई आपके केंद्र त्यागी बल, जिसे आप सारी बल भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसी स्थान पर जो ज्वार आता है ना हर रोज़ 2 बार आता है, और उसी समय पर ना आकर 26 मिनट लेट आता है। यानी आज आपका ज्वार 12 बजे आया है, तो अगले 12 घंटे बाद 12 घंटे 26 मिनट के बाद दूसरा ज्वार आता है। ठीक है, तो ये ज्वार आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित आता है आपका प्रागामी तरंग सिद्धांत। किसने दिया था भाई प्रागामी तरंग सिद्धांत? ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, हैरिस, विलियम हेवेल, एयरी, लाप्लास। तो देखो ज्वार भाटा से संबंधित प्रागमी तरंग सिद्धांत हेवेल महोदय ने दिया था। ठीक है, प्रागमी तरंग सिद्धांत। ठीक है, विलियम हेवेल, और इसमें एयरी का भी योगदान था। तो एयरी भी अगर ऑप्शन में हो, हेवेल और एयरी, तो दोनों करेक्ट रहेंगे। गतिक सिद्धांत देने वाले थे भाई लाप्लास ने दिया था गतिक सिद्धांत। ठीक है, वहीं अगर हम हैरिस की बात करें तो हैरिस महोदय ने दिया था स्थैतिक तरंग सिद्धांत, और एरी महोदय का था नहर सिद्धांत। एरी का नहर सिद्धांत, लाप्लास का गतिक सिद्धांत। लाप्लास की निहारिका परियोजना भी है एक ब्रह्मांड से रिलेटेड। ठीक है, और हैरिस महोदय का था स्थैतिक तरंग सिद्धांत। प्रागामी तरंग सिद्धांत था हेवेल का, और न्यूटन का भी था एक ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संतुलन सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने सारी थ्योरी बता दी है किस किस महोदय की कौन सी थ्योरी है आपके ज्वार भाटा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुछ सिद्धांत देखो आ ही गए हैं, नहीं अलग है, और यहाँ पर कुछ विद्वान है, आपको बताना है कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत। ठीक है भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत है वो देने वाले थे लाप्लास। मैंने अभी बताया था ना, लाप्लास की निहारिका परियोजना वो पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड थी, ब्रह्मांड से रिलेटेड थी। परवाल भीति की उत्पत्ति से रिलेटेड था एक थ्योरी, अवतलन थ्योरी, जो कि थी डार्विन महोदय की। डार्विन महोदय ने दिया था अवतलन सिद्धांत। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था भाई हवेल ने, अभी हम पढ़ के भी आए हैं हवेल का प्रागमी तरंग सिद्धांत। ठीक है, और शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी देने वाले थे बर्कनीज महोदय। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चक्रवात से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए बर्कनीज आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कोटों का चयन कीजिए और सही उत्तर बताइए। ज्वार, सुनामी, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर की धारा, उष्ण और तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली सागर धारा, शीत सागर, जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव और भूकंपीय गतिविधि के कारण समुद्र जल का तरंग के रूप में चढ़ाव। तो देखो भूकंप के कारण अगर समुद्र के पानी में चढ़ाव होता है तो वो तो सबको पता है भाई क्या होता है, वो सुनामी होती है। ठीक है, जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव होते हैं भाई आपके ज्वार। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम की जल धारा है भाई आपकी गर्म जल धारा, उष्ण और तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली एक समुद्र की धारा। लैब्राडोर धारा है एक शीत सागर या एक ठंडी जल धारा भी आप इसे कह सकते हो, लैब्राडोर की धारा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिर अगेन हमें कुटों का चयन करना है। देखो वो सारी थ्योरी आ गई है जो मैंने अभी अभी आपको रिवाइज करवाई है। चलिए तो करते हैं। बताइए मुझे, प्रागमी तरंग सिद्धांत किसने दिया? हवेल महोदय ने। संतुलन सिद्धांत किसने दिया? आपके आइजैक न्यूटन ने। ये सारे आपके परवाल की उत्पत्ति या ज्वार भाटे की उत्पत्ति से रिलेटेड थ्योरीज हैं। हिम नदीय नियंत्रण सिद्धांत देने वाले कौन थे? बेयली महोदय। और अवतलन सिद्धांत देने वाले कौन थे? डार्विन महोदय। ठीक है, तो ये प्रागमी तरंग सिद्धांत हवेल का था, संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन का था, अवतलन सिद्धांत डार्विन का था, और हिम नदीय नियंत्रण सिद्धांत आपका बेयली महोदय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है। सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल, ये सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो देखो अगर ज्वार भाटा से रिलेटेड हम बात करें तो भाई ज्वार भाटा से रिलेटेड तो आपका सूर्य भी है, सूर्य का तो गौण स्थान होता है, बट अगर ज्वार भाटा से संबंधित चंद्रमा, अंतर्जात बल तो यूज होते ही नहीं है। और सूर्य और चंद्रमा की, तो सूर्य और ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा कारण रहेगा? देखो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही होते हैं और दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही ज्वार भाटा पृथ्वी पर आते हैं। बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताइए भाई हमें प्रमुख, तब आपका आंसर रहेगा चंद्रमा, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, तब आपका आंसर रहेगा चंद्रमा। और अगर आपसे पूछे ज्वार की उत्पत्ति का गौण कारक बताइए, तब आपका आंसर रहेगा सूर्य। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक होता है? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आपको बताना है जो चंद्रमा पे का ज्वार होता है, मैंने अभी भी आपको समझाया कि भाई चंद्रमा पर जो ज्वार आता है, चंद्रमा का ज़्यादा पार्ट होता है पृथ्वी पर ज्वार आने के कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्वार आपके चंद्रमा की वजह से आते हैं। वैसे तो चंद्रमा छोटा सा है अगर हम सूर्य से की तुलना में बात करें, बट हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और इसी वजह से सूर्य की तुलना में इसका जो आकर्षण होता है पृथ्वी की ओर वो ज़्यादा होता है। तो इसी चंद्रमा की जो ज्वार को पैदा करने की शक्ति है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना है, अधिक है। ठीक है, और अर्थात चंद्रमा सूर्य की ज्वारों उत्पोतक शक्ति की अगर हम बात करें तो दोनों में 11:4 का अनुपात पाया जाता है, चंद्रमा और सूर्य। यानी चंद्रमा पर 11 पार्ट हैं और सूर्य पर 4 पार्ट हैं अगर ज्वार पैदा करने की शक्ति का अनुपात की बात की जाए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ पर हमें ग्रहों की जननिक स्थितियाँ और परिणामी ज्वार भाटा हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में, और सूर्य और जब देखो मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार पढ़ाया है, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पीजीटी में और या टीजीटी में, ठीक है कोई भी दो ऐप एग्ज़ाम, बट पीजीटी के करा रहे हैं हम तैयारी, तो पीजीटी में मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एग्ज़ाम में ज्वार भाटा से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन ना आए। आपसे जब भी कहे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण की स्थिति में है तो कौन सा ज्वार आता है, तो जब ये तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में होते हैं, तो आपका कौन सा ज्वार आता है गाइस? बताइए मुझे कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार। ठीक है, और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपका आता है दीर्घ ज्वार यानी बड़ा ज्वार। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक होता है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? उपभू। क्या कहते हैं? उपभू। उप का मीनिंग ही होता है निकट, उपसर्ग होता है एक, इसका मीनिंग होता है निकट। चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे ज़्यादा दूर होते हैं तो उसे बोलते हैं अपभू। ठीक है, जब अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितना होता है? 3,84,400 मीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है? अपभू की सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होता है? 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, और ये उपभू की सिचुएशन में कितना होता है? तो 3,60,000 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमासी के समय के आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? तो भाई देखो, अमावस्या और पूर्णमासी पहले ये बताओ होते कब है? अमावस्या और पूर्णमासी आपके कब आते हैं? तो अगर इनकी बात करें अमावस्या और पूर्णमासी, ये आपके आते हैं व्रत ज्वार के टाइम पर। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा व्रत
ज्वार। तो जब भी अमावस्या पूर्णमासी, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब आपका व्रत ज्वार आता है। सिंपल सी बात है भाई, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, जब इनके बीच में चांद अड़ जाएगा तब अमावस्या, चांद सूर्य हमें दिखता नहीं है तो वो अमावस्या हो गई है, ठीक है भाई। और जब पृथ्वी की अब जब आपका जो चंद्रमा है वो इधर आ जाता है और दिखता नहीं है कुछ पार्ट इसका, तो तब आपकी पूर्णमासी हो जाती है। तो ये व्रत ज्वार रहेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो व्रत ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। बिल्कुल करेक्ट। चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप है। ये तो आप सबको पता है भाई, चंद्रमा समीप है, सूर्य कहाँ समीप है, सूर्य तो बहुत दूर है, ठीक है। तो आप अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो ये था हमारी वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये आपको मैं बता दूं भाई, कंप्लीट ओशनोग्राफी के मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट। ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान से, अगर ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं तो पूरी समुद्र विज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए हैं ये, ठीक है। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 9 या 10 समुद्र विज्ञान से, इन प्रैक्टिस सेट से आपको आराम से 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।